कोई भी बंदा नया एक्सपेरिमेंट करने को तैयार नहीं है। हमारे जो सीनियर थे उन्होंने हमें बिठा दिया। अब जो लोग आते हैं वो कहते हैं हम इस कुर्सी पे बैठे इसको छोड़ेंगे नहीं। इन्फ्लुएंशियल हैं, आपके ताल्लुकात हैं, आपकी फैमिली अच्छी है, आपकी जान-पहचान है, बड़े-बड़े एंकर भी बन गए जिनको न्यूज़ के एन का भी नहीं पता। 8-9 साल से मैं न्यूज़ देखता ही नहीं हूँ। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि जो चीज़ है मुझे यहाँ मिल रही है, इसी स्क्रीन पे। तो मेरा ख़्याल है टेलीविज़न का वक़्त अब ख़त्म हो गया है। ना मुझे ना मेरी वाइफ़ को कभी ये फ़ील हुआ है कि हमारा रंग क्या है, हम कौन-सी ज़बान बोलते हैं, कभी भी नहीं। कनाडा में आके आपसे वो कहेंगे कि कनाडा का एक्सपीरियंस लाओ। इसी वजह से यहाँ पे डॉक्टर्स तक टैक्सी चला। फिर आपने वो वाला अपना लिबास उतार के आना, आपने मज़दूर वाला कपड़ा पहन के आना, आपने अपने ज़हन से अफ़सरी ख़त्म करनी। आपकी सड़क पर एक ही इज़्ज़त। मेरे इलाके का एमपी है, उसकी बेटी और मेरा बेटा एक साथ एक स्कूल में पढ़ते हैं। 1 साल के आप अपना पैसा लेके आए, अब नौकरियाँ नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा बुरे की तमीज़ आप मुझे यहाँ बता रहे हैं, पाकिस्तान में क्या गलत नहीं कर रहे बच्चे? अस्सलाम वालेकुम मेरे लोग में खुशामदीद। मैं अशर आलम एक और ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ मैं मौजूद हूँ और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी कोई आम पाकिस्तानी नहीं है। वो इस वजह से नहीं है कि इनका तैयार गैर से पहले का जो सफ़र है पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया में, वो समझ लें पायनियर में से, बनाने वालों में से बहुत से चैनल जो ज़ीरो से हीरो हुए, उनमें इनका बहुत अहम किरदार था। अली मिर्ज़ा साहब हमारे साथ कनाडा से मौजूद हैं। इनके बारे में थोड़ा-सा आपको तारुफ़ दे दूँ जो हमारे नाज़रीन हैं, वैसे बहुत से लोग जानते हैं इनको। ये जियो न्यूज़ में 2002 से 2014 तक, जब जियो जियो नहीं था, तो तब इन लोगों की खिदमत थी। उनमें से एक थे कि जिन्होंने जियो को जियो बनाया। और 2014 के बाद सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बोल न्यूज़ गए ये, फिर उसके बाद दुनिया न्यूज़ में डायरेक्टर स्पेशल प्रोजेक्ट्स गए और उसके बाद फिर ये पाकिस्तान छोड़ गए। उसके बाद भी इन्होंने कुछ अरसे के लिए आए पाकिस्तान, हम न्यूज़ जॉइन किया ड्यूरिंग इलेक्शन या उसके बाद की सिचुएशन क्या थी हालात, वो इनसे ही जान लेते हैं। अली भाई, एक तो बहुत-बहुत शुक्रिया इस नाचीज़ को अपना कीमती वक़्त देने के लिए। मैं एहसानमंद हूँ। कैसी तबीयत है सर? मेरी तबीयत ठीक है और एहसानमंद होने की क्या ज़रूरत है? अक्सर हमारा साथ गुज़रा है और एक साथ हमने काम किया है। मतलब हम जिस तरह जियो में रहते थे, यही कह सकते हैं एक फैमिली थी और ना सिर्फ़ हमने जियो को बनाया, ये बात कहने में हमें बिल्कुल कोई शर्म नहीं आती कि जियो ने भी हम जैसे लोगों को बनाया और हम जैसे बहुत से लोगों को बनाया और ये अब उनका भी एहसान है हम पे हमेशा और हमें ये माननी चाहिए बात। तबीयत मेरी ठीक है, अब तो आपको पता है जैसे इन मुल्कों में होता है, मसरूफ़ रहते हैं, मसरूफ़ चलते हैं और आपके आप सामने उस ही उस बैठे। मुल्क का भी पूछता हूँ मैं आपसे, लेकिन उससे पहले ये मीडिया को क्या हुआ है सर? आप क्या समझते हैं? न्यूज़ मीडिया को हुआ क्या है? और जो जिसका रॉकेट फुल तरीके से बस चाँद क्या पूरी कायनात तस्ख़ीर करने निकल रहा था और नज़र भी आ रहा था। ये एकदम हुआ क्या पाकिस्तानी न्यूज़ मीडिया? अच्छा, बहुत से इश्यूज़ हैं। नंबर 1 एक तो हम 2008 के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि हम 2008 से निकले ही नहीं, पूरा ओवरऑल न्यूज़ मीडिया। जब हमने शुरू किया था तो हम लोगों में हम मैंने एज़ एन इंटर्न शुरू किया जियो में, 2002 में ज़ाहिर है 20-21 साल का लड़का क्या कर सक नए-नए नौजवान होते हैं तो हम आए थे। तो हमारे आइडियाज़ जैसे भी होते थे, कोई सुनता था और हम लोगों ने बहुत से आइडियाज़ पे काम किया। हमारी मीटिंग्स होती थी, हम बात करते थे और फिर बहुत से शाहकार चीज़ें बनी। अगर जियो की हद तक ही हम देखें तो अब कहने को ये बातें शादी ऑनलाइन, आलिम ऑनलाइन, आप नाम उलझन-सुलझन 50 मिनट, ये वो पायनियर प्रोग्राम्स थे जो उस वक़्त हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के लिहाज़ से चल रहे थे। फिर आहिस्ता-आहिस्ता जब चैनलों की वो मार-पीट, धाड़ शुरू हुई कि कोई भी एक चैनल आया, उसने कहा कि हम ब्रेकिंग न्यूज़ का डब्बा डाल देते हैं, फिर दूसरे ने उससे आगे दूसरा डब्बा डाल दिया। उस दौड़ में हम ना कहीं मेरे ख़्याल से हम ट्रैक से उतर गए। दूसरी अहम वजह जो मुझे लगती है, वो पूरे मुल्क की जो सूरत-ए-हाल है तालीमी तौर पर, ज़हनी और शऊर की, तो वो इनपुट आना ही बंद हो गया। यानी इनपुट से मुराद है कि उस तरह के लोग जो बातों को एनालाइज़ कर सकें, मतलब सतह से ज़्यादा सोच सकें कि डब्बे से बाहर निकल के जो हम कहते थे सोच सकें, वो आना भी बंद हो गए। उसके पीछे तो बहुत बड़ी वजूहात हैं और उसकी एक वजह ये भी हम जैसे लोग वो मुल्क से अब बाहर हैं। तालीमी फुक़दान है, शऊर का फुक़दान है। तो वो चीज़ सब मिल-मिलाकर क्या हुआ कि 2008 में जब पैसा और मतलब ये जो चैनलों की दौड़-धूप शुरू हुई है, एक-दूसरे से दौड़ लग गई है, उसमें हम वहीं पर ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में रुक गए।
अब होता क्या था जब हम 2002 की दोबारा बात करते हैं, हमें ये समझाया जाता था, जो हम जियो की फ़िलॉसफ़ी थी कि टीवी में हर बंदा अपने आप को देखना चाहता है। मतलब हर तभी हम अवामी चीज़ों को लेके आते थे। हमारी हेडलाइन प्राइम मिनिस्टर से शुरू नहीं होती थी। हमारी हेडलाइन कराची से या हुँ, लाहौर के किसी मेन हॉल से शुरू होती थी। एक मिसाल दे रहा हूँ, जो कि बहुत अवामी मसला होता था। तो लोग हमें फ़ॉलो करते थे। फिर 2008 तक क्या हुआ कि हम जब दूसरे चैनल आए उसकी दौड़, उसके साथ-साथ तीसरा मसला हुआ जो सोशल मीडिया जिसमें अभी हम बैठ के बात कर रहे, ये आ गया। अब हर किसी के हाथ में टेलीविज़न आ गया, हर किसी के हाथ में कैमरा आ गया। अब उसके नुकसानात भी हैं और फ़ायदे भी हैं। फ़ायदा ये है कि अगर आप इसको सही तरीके से जैसे यूज़ कर रहे हैं, यानी आप उस पर इन्फॉर्मेशन तरीके से दे रहे हैं, सोच समझ के, जाँच के दे रहे हैं तो ठीक है। लेकिन नहीं दे रहे तो वो तबाही है जो आप देख सकते हैं कि कितना झूठ और किस किस्म की चीज़ें सोशल मीडिया पे जिसका जो दिल चाहे डॉट कॉम जर्नलिज़्म जिसे कहते हैं सॉरी क्लिक जर्नलिज़्म जो क्लिक है जर्नलिज़्म के आपके क्लिक्स बढ़ाने के लिए आप कुछ भी बोल दें, झूठ बोल दें तो वो चल रहा है। वो चीज़ आ गई। अच्छा उसमें हमारे मीडिया ने क्या किया, उसने इसको अडैप्ट ही नहीं किया। मतलब अभी हम प्रोग्राम ये शुरू करने से पहले बात कर रहे थे, हमारे पाकिस्तान में किस टेलीविज़न चैनल की कोई एप्लीकेशन ऐसी है जो इसको हम कहें कि एक वो यूट्यूब तो बड़ी बात कह रहा हूँ, कोई छोटा भी चैनल जो वेस्ट में है या किसी तरक्की याफ़्ता मुल्क में उससे टक्कर ले रही हो। मतलब ये कोई इतनी रॉकेट हुँ, साइंस की चीज़ नहीं है। आप रॉयटर्स पे चले जाएँ या बीबीसी पे चले जाएँ, सीएनएन पे चले जाएँ और आपके पास टैलेंट है, आप उस टैलेंट को यूज़ नहीं कर रहे। तो मेरे ख़्याल से ये मुख़्तलिफ़ चीज़ें उस वक़्त हुई और फिर हम जैसे लोगों का एक और पाकिस्तान में मसला है, वो जो हम देखते भी आए, हम नए लोगों को चांस ही नहीं देना चाहते। मतलब हम ये रिस्क लेने को तैयार ही मतलब पैनल की बात करते हैं, हम स्विचिंग पे बैठते थे। तो हमारे तो जो सीनियर थे उन्होंने हमें बिठा दिया। लेकिन एक वक़्त आ गया कि उन्होंने कहा अब जो लोग आते हैं वो कहते हैं हम इस कुर्सी पे बैठे इसको छोड़ेंगे नहीं। जब तक आप किसी को मौका ही नहीं दोगे, वो कैसे सीखेगा? हुँ। गलती करेगा तो सीखेगा ना। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल से है और ये बहुत लंबी डिबेट है, इस पे हम अगर करना चाहें। पर मेरा अच्छा, ये अली कि भाई एक हाँ, चीज़ और जी। अली भाई एक चीज़ सॉरी आपकी बात मैंने काट दी। नहीं, नहीं बस सही, माफ़ी सही चाहता हूँ मैं प्लीज़ बाद मेरा में क्या कंटिन्यू मैं एक चीज़ हाँ, और कह रहा था, ये हम जो एक प्रोग्राम होस्ट जो होते हैं, ये हम आप खुद ही कह रहे हैं नए लोग नहीं ला सके। तो ना नया कामरान खान बन सके, ना हामिद मीर बन सका, ना बदामी आ सका नया ना बाकी कोई नई नई आसमा शराज़ी नहीं आ सकी। तो उसमें आप लोगों की गलती थी, आप लोग नहीं आने देते थे क्योंकि आप लोगों के हाथ में प्रोग्रामिंग होती थी बड़े-बड़े चैनल्स की। मालिकान की गलती होती थी या फिर ये एक नेक्सस बन गया था इन तमाम बड़े-बड़े एंकर्स का ये किसी को बढ़ने ही नहीं देते थे। कौन था इसका ज़िम्मेदार? देखिए इसमें जिनका आपने नाम लिया कामरान खान साहब हो गए, आसिमा शिराज़ी हो गईं, अब ये वो लोग हैं कि एक जर्नलिस्ट थे पहले। हम ये नहीं कहेंगे कि इन्होंने कभी अखबार में काम नहीं किया, मतलब कामरान खान एक बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे, टेलीविज़न मीडिया से पहले। आसमा भी रेडियो पे काम करती रहीं। इफ्तिख़ार अहमद साहब हैं, उन्होंने अखबार में काम किया। सोहेल वड़ाइच साहब हैं। अब मैं ऐसे नाम लेता रहूँ तो काफ़ी लोग निकले। मसला ये हुआ कि जो मैंने पहले बात की थी, एक तो जो लोग यूनिवर्सिटी से निकल रहे थे और न्यूज़ मीडिया को यानी टेलीविज़न मीडिया को मैं ख़ास तौर पे कहूँगा देख वो डायरेक्ट कोशिश करने लग गए कि हम एंकर बन जाएँ, जो कि मुमकिन नहीं था। मतलब आप दुनिया के जो बड़े-बड़े जो एंकर्स हैं, जो न्यूज़ एंकर हैं, आपने न्यूज़ एंकरिंग की है। न्यूज़ एंकर बनने के लिए लोगों को पापड़ बेलने पड़ते हैं, पढ़ना पड़ता है, रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, बाहर जाना पड़ता है, फ़ील्ड में जाना पड़ता है। अच्छा, अब वो जो लोग एंकर बन गए थे, ये लोग जो बने हैं उनके पीछे एक उनकी स्टोरी है। अब उनको मौका मिल गया। अच्छा, अब हम जैसे लोग जो हुँ, टेलीविज़न में प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या प्रोड्यूसर हैं या जो पीछे बैठे हैं, जियो की हद तक हम बात कर सकते हैं। हम तो इनपुट दे सकते हैं ना कि भाई ये बंदे में पोटेंशियल है। लेकिन मैं हमेशा कहता था, हुँ, बहुत से हमारे भी रिपोर्टर हैं जो स्क्रीन पे आते हैं वो हमने हायर किए हैं। नाम लेना मुनासिब नहीं है। हुँ, लेकिन हमने किए हैं इलेक्शनों में 2008 में, 2013 में जियो में और उसके बाद भी जो हम जैसे भी हम टीवी पे हम न्यूज़ में, जिनमें पोटेंशियल था वो रिपोर्टिंग करके स्क्रीन पे भी आए। जिनमें पोटेंशियल था कि वो अच्छे सब एडिटर है वो वहाँ गए। लेकिन अगर आप वो हम कहते हैं ना अपनी ज़बान में रगड़ा नहीं खाएँगे फ़ील्ड का और डायरेक्ट ऊपर आना चाहेंगे, ऐसे नहीं हो सकता। मगर ऐसा हुआ है। अगर आप कुछ
इन्फ्लुएंशियल हैं, आपके ताल्लुकात हैं, आपकी फैमिली अच्छी है, आपकी जान-पहचान है, तो बड़े-बड़े एंकर भी बन गए जिनको न्यूज़ के एन का भी नहीं पता। और कुछ लोग ऐसे बेहतरीन लोग भी हैं जिनको होना चाहिए था लेकिन वो रगड़ते रह गए। और ये तो सिर्फ़ हमारी न्यूज़ मीडिया का तो कसूर नहीं है ना, ये तो आपको सोसाइटी के हर जगह मिलेगा। मतलब जिस जगह पे भी जाएँगे, तो वो तो एक कॉमन हमारा एक इश्यू है जिसको नेपोटिज़्म कहते हैं, वो तो है। लेकिन ये कह देना कि कोई एंकर किसी को नहीं आने देता, वो हो भी सकता है, वो आप भी समझते हैं कि ये चीज़ें होती हैं कि एक एंकर अगर 9 बजे 10 बजे का प्राइम टाइम शो करता है, वो कोशिश करेगा कि दूसरा उस जगह पे ना आए। लेकिन मैं ये नहीं समझता कि किसी ने इतना ज़बरदस्ती की हुई, कोई अगर 10 बजे वाला कर रहा है, तो वो 6 बजे वाले प्रोग्राम में किसी को रोकने के लिए खड़ा हो जाएगा। अच्छा, अब 2008 और 9 वाली ये ट्रांज़िशन की बात कर रहे हैं, मैं इसको ऐसे भी समझ लूँ कि जब मुशर्रफ दौर हुआ, डेमोक्रेटिक सिस्टम दोबारा बहाल हुआ, तो उसने क्या ये प्लान कर लिया कि चलो हम एक-एक चैनल अपना माउथपीस बनाने के लिए खरीद लेते हैं। उसके बाद ये जो बुलेटिन शुरू हो गए, ही सेड शी सेड वाला जो बुलेटिन शुरू हो गया, और जो आप कह रहे थे कि पहले जो अवामी मसाइल से खबरें शुरू हुआ करती थी, तो पहली हेडलाइन ये शुरू हो गई कि मरियम नवाज़ ने क्या कहा, नवाज़ शरीफ ने क्या कहा, इमरान खान ने कहा। तो ये माउथपीसेस बन जाने की वजह से भी मसला हुआ? माउथ पीसेस देखिए, हर न्यूज़ ऑर्गेनाइज़ेशन का बैन-अल-अक़वामी तौर पर भी एक टिल्ट होता है। अब वो पाकिस्तान जैसे मुल्क में थोड़ा बिल्कुल खुल के हो जाता है, लेकिन अब जैसे मिसाल देता हूँ, यहाँ पर हम होते हैं तो हमारे पास 2 अख़बारात हैं, मुख़्तलिफ़ अख़बारात हैं, मैं 2 की मिसाल देता हूँ। एक है नेशनल पोस्ट, वो दाएँ बाजू की, यहाँ के दाएँ बाजू की अख़बार है, यानी राइट को रिप्रेज़ेंट करती है, यानी उनकी न्यूज़ेज़ को ज़्यादा आगे लेके जाती है। माउथपीस नहीं कहूँगा, माउथपीस बहुत बड़ी बात हो जाती है, प्रोपेगेंडा नहीं करती। एक तरफ टोरंटो स्टार है या ग्लोब है, ये सेंटर लेफ्ट लेफ्ट को जो है रिप्रेजेंट करती है। तो जब आप उनकी न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लिबरल पार्टी का लिए जो है वो सूदमंद है। जब दूसरी तरफ की पढ़ते हैं तो वो लगता है कंज़र्वेटिव। तो ये बड़ा नॉर्मल होता है जिसको हमने एक बड़ा सनसनीखेज़ बना दिया है पाकिस्तान में कि अगर जियो किसी की साइड ले रहा है, किसी पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस की, तो वो फिर माउथपीस बन गया। और एआरवाई अगर ले रहा है तो वो माउथपीस बन गया। ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर हम प्योर जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं। वहाँ पर इंटरेस्ट होते हैं लोगों के, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ पर पाकिस्तान में जो सियासी दबाव या दीगर दबाव हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि पाकिस्तान की जमहूरियत हकीकी जमहूरियत नहीं है। चाहे वो इमरान खान का दौर हो, चाहे आज का दौर हो, चाहे आज से पिछले 75 साल में हमने वो हकीकी जमहूरियत देखी ही नहीं है। ऐसा भी होता है बैनुल-अक़वामी तौर पे कि जो मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी जो इदारे हैं, मिसाल के तौर पे इकोनॉमिस्ट है, वो किसी कैंडिडेट को सपोर्ट करता है कि हम अमेरिकन इलेक्शन में इस कैंडिडेट के हाँ, मगर इसका मकसद ये नहीं है कि वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, उसमें बायस ले आएँ। वो ज़रूर उसमें टिल्ट रखेंगे। लेकिन चूँकि आपकी बात ठीक है, पाकिस्तान में क्योंकि उस तरह की जमहूरियत नहीं है, तो लोग अ, उसको इस तरह से ले लेते हैं कि वो बिल्कुल ही जिसको हम एक वर्ड कहते हैं ना भोंडे तरीके से बिल्कुल ही उधर चले जाते हैं। तो बिल्कुल उसका असर हुआ और दूसरी बात ये है कि हमारी आवाम इस हद तक जमहूरी तौर पर इतना पुख्तगी नहीं है क्योंकि हमारे आज़ादी के 75 साल गुज़रे हैं सर। 75 सालों में हमने जमहूरियत को देखा नहीं है। हमारा निज़ाम, हमारे इदारे उस तरह से चल नहीं सके जिस तरह से चलने चाहिए थे या चलने नहीं दिए गए। और इसी तरह से अवाम के अंदर वो एक हकीकी शऊर जमहूरी या सियासी शऊर नहीं है। हम शख्सियतों के पीछे भागने वाले हैं। और फिर टेलीविज़न और दीगर इदारे जहाँ से क्योंकि बिज़नेसेस तो हैं ना ये और ये बात तो हम खुल के कह सकते हैं कि दुन पाकिस्तान में वाहिद जियो के अलावा बाकी तमाम इदारे जो हैं, जो टेलीविज़न है या जो न्यूज़ मीडिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो उनका सेकेंडरी बिज़नेस है। प्राइमरी बिज़नेस उन सब का कुछ और है। सिवाय जियो और जंग के, जिनका वो वाहिद प्राइमरी बिज़नेस है। तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपने मफ़ाद के लिए ज़ाहिर-सी बात है पाकिस्तान के तौर तरीकों को अपनाते हुए वो चलते हैं और वो फ़ायदा उठाते हैं और इससे बिल्कुल नुकसान हुआ, बिल्कुल नुकसान हुआ, कह सकते हैं बिल्कुल अच्छा, यकीनन नुकसान हुआ। अली भाई अभी कहते हैं लोग टीवी नहीं देख रहे। अब उसकी वजूहत कुछ आपने भी बयान कर दी, हम भी समझते हैं। अब आज आपको लगता है कि दोबारा अगर बड़े-बड़े इदारे, कम से कम जो फर्स्ट ईयर के चैनल्स हैं, वो दोबारा हाइब्रिड मॉडल पे चले जाएँ, वहाँ पे उलझन-सुलझन, प्रॉपर्टी गाइड,
थरपारकर से रोही भी हो और बुलेटिन्स भी हो और न्यूज शोज भी हो। तो अब ऐसा हो सकता है, या वक्त के साथ वो ट्रेनिंग ही प्रोड्यूसर्स और बाकी जो स्टाफ है उन लोगों की खत्म हो गई कि कल को कोई ऐसी चीज आ भी जाती है कि लोग दोबारा देखें, तो जो मैकेनिज्म है, जो लोग हैं, वो इसलिए अब ट्रेंड रहे ही नहीं है। उनका काम यही रह गया है कि बस हम उसने क्या कहा उसका शॉट चला दिया और वही हेडलाइन बना दी, ऐसा है। टेलीविज़न का जो है, टेलीविज़न वैसे ही दुनिया में अशर अब उस तरह से जो केबल टीवी है उसका अब वक़्त ख़त्म होता जा रहा है और स्ट्रीमिंग आज से मतलब कम से कम अब तो ये 15 साल पुरानी बात है, पाकिस्तान में थोड़ा लेट आती है, मगर अभी तक उस तरफ पता नहीं क्यों नहीं गए। न्यूज़ अब इतनी ये जिस जिस मीडियम पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, इसी में सब कुछ है। बे यकीन मानो मैं पिछले मेरे ख़्याल से 8-9 साल से मैं न्यूज़ देखता ही नहीं हूँ। मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि जो चीज़ है मुझे यहाँ मिल रही है, इसी स्क्रीन पे। तो इन तमाम चैनल्स को इसका मतलब ये नहीं है कि हमें प्रॉपर ट्रेन्ड मैन पावर या जो लोगों की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ फ़र्क ये है जो पहले काम हम टेलीविज़न के लिए करते थे, अब इसके लिए करना है जिस पे हम बैठे हैं। नेटफ्लिक्स चल मिसाल दे रहा हूँ, एंटरटेनमेंट की दे रहा हूँ। नेटफ्लिक्स सिर्फ़ एंटरटेनमेंट नहीं है, उसमें डॉक्यूमेंट्री भी है, उसमें अब तो स्पोर्ट्स भी आ गया है और उसके अंदर आपका क्या कहते हैं, एंटरटेनमेंट भी है। इसी तरह से पीछे अगर आप चले जाते हैं, जो जैसे सीएनएन है, जैसे दीगर इदारे हैं, ये सब सब्सक्रिप्शन मॉडल पे चले गए हैं और उन्होंने साथ-साथ अपनी स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। तो टेलीविज़न एक हद तक चलता रहेगा, लेकिन अगर आगे जाना है तो अब आपको इस मोड पे आना पड़ेगा, अपने चैनल्स को छोटी स्क्रीनों पे डिजिटल जिनको हम कहते हैं ना ओवर द टॉप क्या ओटीटी जो भी है वो, हम उस पे लेके आना पड़ेगा ताकि लोग एक उम्दा किस्म की जो क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन और न्यूज़ है वो देख सकें, ना कि वो सिर्फ़ यूट्यूब और टिकटॉक और फ़ेसबुक इधर-उधर से बगैर मतलब जिसको जाँच-पड़ताल किए हुए लोग खबरें देते हैं वो चले। तो मेरा ख़्याल है टेलीविज़न का वक़्त अब ख़त्म हो गया है और हो रहा है, वो रहेगा जैसे रेडियो तो अभी भी चलता है भाई, कितने लोग सुनते हैं। रेडियो चल रहा है, ठीक है? मगर आपको ख़त्म नहीं होगा कभी भी रेडियो, टीवी भी शायद ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जब टीवी आया था तो रेडियो वाले भी इसी तरह होते थे। अब वो उससे हम एक स्टेप आगे चले गए हैं। मेरे ख़्याल से 2-3 स्टेप आगे चले गए, हम तो अभी पीछे बैठे हैं। उस तरफ सोचने की ज़रूरत है और चाहिए कि उसके ऊपर सोचें और लोग काम करें और उधर भी लोगों की ज़रूरत है। अब छोटे-छोटे यूट्यूब चैनल बाहर लोगों ने बनाए हुए हैं, उसके पीछे ल हज़ारों लोग काम कर रहे हैं, जिनके मिलियंस ऑफ बिलियंस जो मिलियंस व्यूज़ हैं, उसके पीछे और बहुत अच्छे-अच्छे यूट्यूब पे चैनल्स हैं। अब उससे आगे जाके जैसे बड़ी कंपनीज़ हैं, जियो है या इनको चाहिए कि अपने स्ट्रीमिंग बनाएँ और कंटेंट लोगों के पास अब इतना टाइम नहीं है कि वो 9 बजे का वेट करेंगे खबर लेने के लिए। खबर तो अब सेकंडों में आ जाती है। अभी मिसाल के तौर पे ईरान में ब्लास्ट हुआ है जो पोर्ट पे, अभी वहाँ हुआ है, अभी हमें पता चल गया है, थोड़ी देर बाद सारी न्यूज़ आ जाएगी। तो अब अगर हम वेट करें कि वो ब्रेकिंग न्यूज़ के लोग लोग टीवी खोलेंगे तो ये तो फिर मतलब आप खुद सोच सकते हैं कि ये चीज़ मुमकिन नहीं होगी। अच्छा अली भाई, 2016 में आपने पाकिस्तान क्यों छोड़ दिया? अच्छा 2016 में पाकिस्तान छोड़ने की मेरी अपनी वजूहात डिफरेंट हैं। एक तो अ, हालात ऐसे हो गए थे, जो नज़र आ रहा था कि 2000 जैसे पहले इसका इस मकसद बताने का ये है कि जो 2008 से हम लोग स्ट्रगल करते रहे, इंटरनली कि ये चीज़ नहीं हो रही या ये सही नहीं हो रहा, ये सही नहीं हो रहा। यही एक वजह थी, जब बहुत से लोग जियो छोड़ के बोल में गए थे। बोल से फिर वो जो हुआ वो सबके सामने वो उस एपिसोड को सब लोग जानते हैं। 2016 में जब जब मीडिया पे क्राइसिस था, चीज़ें थीं और इसके अलावा मुल्की और कौमी सतह पे भी क्राइसिस था कि जो हम लोग सोचते थे नौजवानी में कि हम तब्दीली ले आएँगे, ये मैं इमरान खान वाली तब्दीली की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जनरल तब्दीली से मुराद है कि जो हमारे हाथ में है, यानी हम एक पाकिस्तान के पानी के मसले को उजागर करेंगे या पाकिस्तान में जो बॉन्डेड लेबर है, उस पे काम करेंगे या पाकिस्तान के जो छोटे अवामी मसाइल हैं लोकल गवर्नमेंट है, उस पे बात करेंगे। जब वो चीज़ें नज़र आने लगीं कि ये अब हम हमारी बात कोई सुनता नहीं है और हम छोटे आम इंसान हैं, जैसे भी हैं, तो एक मौका मिल गया, इमिग्रेशन हो गई। तो मैंने कहा इससे बे हालाँकि मैं जॉब वहाँ पे थी, जॉब मैं कर सकता था,
यहाँ से अच्छे अल्लाह का शुक्र था वहाँ सब कुछ है, अभी भी घर है। तो मैंने कहा नहीं ये अब ना क्योंकि औलाद भी हो गई थी, मेरा बच्चा हो गया था। तो मैंने कहा नहीं ये सोसाइटी जो है ना अब मेरे ख़्याल से इधर से कूच कर जाना बेहतर है ज़हन के लिए। और फिर हम निकल आए मतलब और इधर आ गए बस फिर एक सफ़र शुरू हो गया अब तो 10वां साल अच्छा, है। अच्छा, आपने पाकिस्तान छोड़ने के बाद साल 2 साल बाद हम न्यूज़ जॉइन किया। बिल्कुल, मैं उसके लिए आप पाकिस्तान आए। तो क्या बिल्कुल। चीज़ थी जो आप आए जब एक फैसला कर चुके थे और क्या चीज़ थी जो फिर दोबारा आपने रिकंसिडर किया फैसले को और दोबारा चले गए? नहीं, पहले बात ये था कि मैं फ़ैसला नहीं कर मैं टेम्परेरी आया था। मैंने हाँ, ज़हन दिल में 20% ये था मैं जाके देख लेंगे। अगर क्यों सबका दिल चाहता है एक मीडिया में काम किया है और सारी ज़िंदगी उसमें गुज़ारी थी मतलब जितनी थी अभी भी कोई जवान ही हैं हम, कोई बुड्ढे नहीं हैं। लेकिन उस वक़्त जितना भी हमने वक़्त गुज़ारा था, तो मैं हुँ, आया टेम्परेरी था। मुझे जब बोला हुँ, हम वालों ने मुझे बोला नाम लेना चाहिए वैसे इसमें तो बदर इकराम ने मुझे अप्रोच किया और हुँ, आफ्ताब आलम साहब होते थे मरहूम, उन्होंने तो उन्होंने कहा कि अली तुम आ सकते हो हम चैनल लॉन्च करें और इलेक्शन से करेंगे और इलेक्शन हम करते रहे हैं 2 मतलब जियो में जितने इलेक्शन 2002 से 2013 तक हुए हैं वो उसमें मैं थोड़ा बहुत काम करता रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ, मैं यहाँ से चला गया, मीटिंग हुई, सारी बातें हुई, फिर उसके बाद मैं वहाँ पे आया जब लॉन्च से पहले और हमने फिर चैनल लॉन्च किया। इलेक्शन सेल भी बनाया, इलेक्शन भी किया वहाँ पे, मगर वहाँ जाके मैंने ये देखा कि दोबारा से कि हम और मीडिया फिर बात आ जाएगी, हम और पीछे चले गए। कोई भी बंदा नया एक्सपेरिमेंट करने को तैयार नहीं है। जो मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ ना कि हम हुँ, अ, टीवी के डब्बे में फँस जाते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ के, हम उससे निकलने को तैयार ही नहीं हैं। तो जब हम उससे तैयार ही नहीं है हुँ, तो मैंने कहा फिर फ़ायदा क्या? ये तो बेहतर है कि आप ये काम करें, एक आपका जो प्रोजेक्ट है पूरा करें और वापस अपना कूच कर जाएँ क्योंकि हुँ, इसमें कोई इतना पोटेंशियल नज़र नहीं आ रहा था मुझे और कोशिश हम करते थे कि नए लोगों को आगे लेके आएँ, वो लेके आने के ऊपर हमें प्रेशर ये हो जाता था कि क्यों बिठा रहे हो इसको? ये तो बिल्कुल नया है, ये तो अभी इसको क्यों स्विच अरे मैंने कहा क्यों इस बच्ची को तुमने आगे स्क्रीन पे कर दिया? ये सवालात हुए हैं, ये हकीकत है। तो बस फिर हमने कहा नहीं भाई, इस इतना ही ठीक है और फिर अच्छे तरीके से वापस हम इधर अपने इस मुल्क में वापस आ गए। अच्छा, अली भाई अभी आपने आला तरीन ओहदों में फर्स्ट ईयर चैनल्स में पाकिस्तान में काम किया, फिर डिप्लोमा भी किया आपने लंदन फिल्म अकेडमी से, यानी कि हुँ। स्क्रीन के आदमी, प्रोग्रामिंग के आदमी हैं। वहाँ जाके भी कुछ इसी नौइयत का काम क्यों नहीं किया? ये कनाडा पोस्ट में मतलब क्यों? ये तो नहीं, बिल्कुल देखिए डिफरेंट इसकी चीज़ होगी। मैं वजह बताता हूँ। नंबर 1 हम लोग ये एक बहुत बड़ा सवाल सब करते हैं और लोग इसकी वजह से यहाँ पर ना फिर फँस भी जाते हैं। कनाडा की हद तक बता रहा हूँ, बहुत छोटा मुल्क है, वैसे तो बहुत बड़ा मुल्क है, दुनिया का दूसरा बड़ा रकबे के लिहाज़ से मुल्क है। लेकिन आबादी के लिहाज़ से बहुत छोटा मुल्क है, यानी पूरा मुल्क अभी मेरे सामने-सामने 4 करोड़ का हुआ है, यानी अगर आप कराची, लाहौर ही मिला दें तो इससे ज़्यादा लोग रहते हैं। सही तो बात, इस हद सही तक बात। यहाँ पे सच इतनी न्यूज़ मीडिया में या मेरी जिस जिस तरह से हमारी सोच है, इतनी यहाँ ज़रूरत नहीं है। अच्छा मज़े की बात बताऊँ मुझे जब इमिग्रेशन मिली तो जो कैटेगरी थी वो ब्रॉडकास्टिंग थी। तो जो दुनिया से उस वक़्त ये एफएसडब्ल्यू होता था फेडरल स्किल्ड वर्कर ये एक्सप्रेस एंट्री का नहीं हुआ था। 2015 से एक्सप्रेस एंट्री हुई है। तो मुझे लिया उन्होंने ब्रॉडकास्टिंग में और मुझे याद है मेरे ख़्याल से 1000 लोगों का कैप था। लाइक मतलब पूरी दुनिया से 1000 लोग लेने थे और 24-25 लोग ही इसमें क्वालीफ़ाई किए थे। क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा एस्टेब्लिश्ड इध मतलब प्रोफ़ेशन है कि लोग इसमें मूव नहीं करते ज़्यादा। क्योंकि एक अच्छा प्रोफ़ेशन है और आपको पता है जब ऊपर आप बैठे हो तो किसका क्या दिल चाहता है कहीं इधर-उधर जाने का, अपनी ज़िंदगी ऐशी में गुज़र रही है, उठ के क्यों कोई धक्के खाने आएगा। हुँ, तो हुँ, मगर यहाँ पर उस तरह जॉब्स नहीं होती। फिर कनाडा की हद तक ये बात है कि कनाडा की एक हुँ, एक यहाँ के खुद ये जो पॉलिटिशियन हैं और जो लोग हैं खुद कहते हैं कि ये बुराई है कि कनाडा में आके आपसे वो कहेंगे कि कनाडा का एक्सपीरियंस लाओ। अब मैं दुनिया में बहुत मुल्कों में गया था लेकिन कनाडा नहीं आया था। ना मैंने कनाडा से तालीम हासिल की थी, इंग्लैंड से हासिल की है, पाकिस्तान से की है। तो हुँ, एक्सपीरियंस जितना भी हो तो वो मुझसे पूछते थे आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस है?
मैंने कहा मुझे आए हुए 15 दिन हुए, मुझे कैसे होगा? यही एक्सपीरियंस है, एयरपोर्ट से घर आ गया, घर से आपकी ऑफ़िस तक आ गया, इतना एक्सपीरियंस है। तो वो चीज़ यहाँ पर एक यहाँ कनाडा का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि वो अपना एक्सपीरियंस मानते हैं। इसी वजह से यहाँ पे डॉक्टर्स तक टैक्सियाँ चला रहे हैं और ये हकीकत है। उसकी वजह ये है कि वो कहते हैं कि आप डॉक्टर होंगे, आपने इराक से, नाइजीरिया से, इवन आपने इंग्लैंड से या आपने जर्मनी से या पाकिस्तान से एमबीबीएस किया है। आप यहाँ आके 4 साल या 3 साल जो भी है दोबारा से पढ़ें। कौन डॉक्टर पढ़ेगा यार? आप खुद सोचो। इस इलेक्शन में अब ये बात हो रही है और कि ये चीज़ें खत्म की जाएँ। तो बात हो रही है, देखते हैं। तो एक वजह तो ये थी कि जॉब के मैंने कोशिश की, वो नहीं हुआ तो ज़िंदगी तो गुज़ारनी थी, उसके अलावा भी बहुत से तरीके काम हैं, तो फिर हमने जॉइन कर लिया कोई ना कोई। पहले सेल्स का काम भी किया, ना सिर्फ ये सेल्स का काम भी किया शुरू में, जो कि मुझे कभी भी नहीं आता था फर्नीचर स्टोर में सेल करना चीज़ें। उसके बाद फिर मुझे ये जॉब मिल गई कनाडा पोस्ट में एक अ, सरकारी नौकरी है, अच्छा मगर यहाँ सरकारी नौकरी में काम करना पड़ता है। और दूसरी एक और चीज़ बताऊँ अशर, ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग जो हैं, पाकिस्तान में जो है ना, जो लोगों के पास पैसा है और जो लोग वहाँ सेटल हैं, जो मुझसे कभी-कभी पूछते हैं कि हम कनाडा मूव हो जाएँ या यूएस मूव मूव हो जाएँ या यूरोप में कहीं मूव हो जाएँ, तो मैं कहता हूँ फिर आपने वो वाला अपना लिबास उतार के आना है। आपने मज़दूर वाला कपड़ा पहन के आना है। आपने अपने ज़हन से अफ़सरी ख़त्म करनी है। काश ये हमारे मुल्क में भी लोग सोच लें कि ये अफ़सरी ख़त्म करनी है। यहाँ आकर आप चाहे कचरा उठाते हैं, चाहे आप प्राइम मिनिस्टर हैं, चाहे आप सीईओ हैं, कुछ भी हैं, आपकी सड़क पर एक ही इज़्ज़त है। इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूँ, जो मेरे इलाके का एमपी है, यहाँ पे हम एमपी कहते हैं जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उसकी बेटी और मेरा बेटा एक साथ एक स्कूल में पढ़ते हैं। वो बाहर खड़ा होता है अपनी बेटी को छोड़ने के लिए, मैं अपने बच्चे को छोड़ने के लिए और साथ में हमारा जो मज़दूर तो यहाँ पर ज़्यादा अमीर इंसान होता है। मैं कहता हूँ जो बिल्कुल ही सिर्फ़ काउंटर पे खड़ा हुआ क्लर्क होता है जिसकी मिनिमम वेज उसका बच्चा भी जो होगा ना, वो तीनों साथ जा रहे होंगे। तो वो आपने कपड़ा जो है ना अपना लिबास उतार के और बिल्कुल इस तरह से आना है कि अब हमें सोसाइटी के लिए कंस्ट्रक्टिव क्या काम करना है, वो हर लेवल पे हो सकता है। तो बस वो ट्राई किया था लेकिन मैं फँसा नहीं इस चीज़ में, इतना मेरे पास पैसे भी नहीं थे यार, सीधी बात है। वो कहीं न कहीं सर्वाइव तो करना था ना। तो वो सर्वाइव किया अच्छा और अली भाई, अच्छा अल्लाह अब का यही शुक्र चंद है। वजूहात हैं कि मुझ जैसा इंसान भी जो बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं, इक्वालिटी। हुँ, ये इतना कोई तबकाती निज़ाम नहीं, आपको कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं होता कोई बंदा। ये बिल्कुल। बातें बिल्कुल अपनी जगह हैं। लेकिन अभी रिसेंट पास्ट में 2 वाक़यात हुए। कैलगरी में हुआ, एक सिख लड़की खड़ी हुई थी बस स्टॉप पे, किसी गोरे ने आके उसको हरास किया और उसको फिज़िकली भी उसको असॉल्ट किया। फिर एक और वाक़या ओंटारियो में, आप भी मौजूद हैं, हैमिल्टन में हुआ। एक 2 गाड़ियों में स्ट्रेट फायर हो रहा था। वो लड़की, एक सिख लड़की बस स्टॉप पे खड़ी हुई बस का वेट कर रही थी। वो भी यंग लड़की थी। उसको हेड इंजरी की वजह से मर गई वो। तो ऐसे वाक़यात आप क्या समझते हैं, कनाडा ज़रा मुश्किलात की तरफ जा रहा है, ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स के लिए? नहीं, कनाडा पहली बात इसको इस तरह से देखेंगे बैन-अल-अक़वामी तौर पर हो रहा है, हर जगह पे है। कनाडा तो बहुत कम है, अगर अमेरिका में देखें या यूएस में देखें और तो इस तरह रेसिज़्म के आपके इस्लामोफ़ोबिया या ट्रांसफ़ोबिया या बहुत से फ़ोबियाज़ जो आ गए वो हैं। मगर कनाडा एक बात बताऊँ आपको, कनाडा ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा क्योंकि देखिए 51% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है कनाडा की वो फ़ॉरेन बॉर्न है। वो कनाडा की बॉर्न नहीं है। आप ये ना समझें, हम तो चले पाकिस्तान, इंडिया से जो इमिग्रेट हुए 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 लोग हैं, वो ही नहीं, अब पोलैंड से हैं, यूक्रेन से हैं, आपका ईरान से हैं लोग। तो ये सोसाइटी इतनी इतनी लोगों के साथ डाइवर्स है कि अगर यहाँ पर ये रेसिज़्म जिस तरह आप लोगों को नज़र आती है, अगर ये नज़र आ रही है क्योंकि ये बता रहे हैं, बहुत से वाक़यात बहुत से मुल्क नहीं बताते। ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं और ओवरऑल यहाँ पर जिस शहर में मैं रहता हूँ, यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पाकिस्तानी कम हैं। यहाँ पर हमारी गोरी पॉपुलेशन ज़्यादा है, जिसको आप कहते हैं ना कि यहाँ के जो मकामी लोग हैं। वो हमसे ज़्यादा इस चीज़ के कायल हैं कि हमें अपनी डाइवर्सिटी को बचा के रखना है। ये आइसोलेटेड इंसिडेंट हैं, कनाडा की हद तक मैं आपको कह रहा हूँ, हो रहे हैं। अ, इसके पीछे एक ग्लोबल वेव है जिसको पॉपुलिस्ट वेव है, जिस तरह आप हम देख सकते हैं ट्रम्प हम अमेरिका में हैं, इसी तरह अगर हम
ठंडे दिल से देखें तो सारे पॉपुलिस्ट लीडर इस वक़्त दुनिया में, चाहे वह तुर्की के एर्दोग़ान साहब हों या इंडिया के मोदी साहब हों, यहाँ पे ट्रम्प हो, मेलोनी हो इटली में, ये सब वो पॉपुलिस्ट लोग हैं जिन्होंने दाएँ हाथ के मतलब राइट के जो यहाँ के राइट के या कहीं के भी राइट के लोग हैं, उनको सामने रखते उनकी उनकी जो नैरेटिव को सामने रखते हुए अपनी हुकूमत। तो एक उसमें बहुत बड़ा जो फैक्टर इमिग्रेशन ज़रूर होता है, कि इमिग्रेशन जो जो इल्लीगल इमिग्रेशन हो रही है। इल्लीगल इमिग्रेशन क्योंकि जब वो आते हैं किसी जगह पे मिसाल के तौर पे जो यूरोप में हो रहा है, तो वहाँ की जो लोकल आबादी होती है वो इस खौफ से कि हमारी नौकरियाँ चली जाएँगी या हमारे कल्चर को तबाह कर देंगी, कि उनके उनके कुछ खौफ हैं, खदशात हैं, जो कि कुछ जगहों पे जायज़ भी हैं। तो वहाँ पर आएँगे तो वो आकर वो हमें चेंज करने सही, की कोशिश करेंगे, तो वो उसको वो कैश करते हैं और ये एक पॉलिटिकल चीज़ है। लेकिन कनाडा की हद तक मैं कहूँ ये बर्दाश्त नहीं कर पाएँगे और अ, मेरा नहीं सही। ख़्याल जो अब जो हुआ है ट्रम्प के आने के बाद यहाँ पर चीज़ें बहुत बहुत मुख्तलिफ सिंच में चली गई हैं। बेहतरी की तरफ मैं समझ रहा हूँ जा रही हैं। अच्छा, सही, सही, सही। अच्छा, इब्तिदाई दिनों में जो आप आए होंगे महीना, 2 महीना तो कनाडा के बारे में जो एक्सपेक्ट कर रहे थे एज़ कम्पेयर टू जो आपने वहाँ पे जाके देखा, तो आपको लगा कि नहीं यार मैं ओवररेट कर रहा था? या आपको लगा नहीं यार मैंने देर कर दी, बस पहले आ जाता यार, सही है नहीं, यही जगह देर तो सही है? नहीं की मैंने तो पहले सोचा ही नहीं था सच्ची बात है कभी जाने का। जब सोचा था तो चले गए, जिस वक़्त हुआ तो चले गए। लेकिन इसके 2 फैक्टर थे। देखिए, जो मैं सोच रहा था कि वहाँ यहाँ आके फ़ौरन जॉब मिल जाएगी और चीज़ वो तो बिल्कुल नो, बिल्कुल उसको दूसरी तरफ कर दें। लेकिन जो मैं ये सोच रहा था कि यार एक दूसरे मुल्क में जा रहा हूँ, वो वेलकमिंग होगा या नहीं? डर एक खौफ तो होता है ना कि ये लोग वेलकम करेंगे या नहीं करेंगे, सोसाइटी में हम अडैप्ट हो पाएँगे या नहीं? वो बहुत हुँ, अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस, हर बंदे का अपना होता है। लेकिन मेरा कोई मुझे कभी भी उतरने से लेके आज तक, ना मुझे, ना मेरी वाइफ़ हुँ, को, ना मेरे बच्चे को कभी ये फ़ील हुआ है कि हम हमारा रंग क्या है, हम कौन-सी ज़बान बोलते हैं, हम कैसे क्या कर रहे हैं, कभी भी नहीं, कभी आज तक नहीं। हो सकता है मैं लकी हूँ, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर इस हद तक रेसिज़्म नहीं है जैसे लोग समझते हैं। हैं, बिल्कुल है, चंद शहर हैं, चंद जगहों पर होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि इसको बिल्कुल ही अब कर दें। लेकिन इस सोसाइटी में आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल ही आप अपने आप को एलियन महसूस करेंगे। आप आएँगे, आपको हर कोई वेलकमिंग आपसे अच्छे तरीके से बात करेगा, आपके साथ आपकी हेल्प करने की कोशिश करेगा। यहाँ तक भी होगा कि अगर आप किसी से रास्ता पूछेंगे, वो कहेगा, "आ जाओ, मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ आता हूँ।" ये भी हुआ है हमारे साथ। तो वो हाँ, वो मेरे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा था। लेकिन हाँ, अगर आप इकोनॉमिकल वाइज़ इकोनॉमिक रीज़न्स के लिए जो लोग आते हैं और वो समझते हैं कि बस हालाँकि मैं अच्छे वक़्त में आया था, उस वक़्त बहुत नौकरी थी, मगर मेरी फ़ील्ड में नहीं, मगर नौकरी तो मुझे 15 दिन में मिल गई थी। लेकिन अब नौकरियाँ नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं परसों ही देख रहा था, एक कोई जॉब ओपनिंग थी और जो लाइन लगी हुई थी वो किलोमीटर पे थी लोगों की एप्लीकेशन लेके और वो ज़्यादातर हमारे इंडिया या जो नए स्टूडेंट बच्चे आए हैं वो इंडिया से या अफ्रीका से या जो भी जगहों से आए हुए हैं वो लोगों के बच्चों की लाइन थी। तो अभी ये वक़्त नहीं है तो उन अली लोगों भाई की इसको भी। ऐसे भी इंटरप्रेट करूँ मैं, ये आने वालों के लिए अगर अब जो 2025 में, 26 में कोई आना चाह रहा है, तो उनके लिए क्या आपकी तरफ से ये गाइडलाइन भी समझूँ कि यहाँ पर अगर आप नौकरी करके सर्वाइव करना चाह रहे हैं कनाडा में, तो अब मुश्किल है, अगर थोड़े बहुत कोई एसेट्स हैं, तो वो आप 1 छोटा-मोटा कोई साल के कारोबार आप करते हैं पैसे तो ले बेहतर है। 1 साल के आप अच्छा, अपना पैसा लेके आएँ, अगर आपके पास इतनी ताकत है। और पैसे से मुराद ये नॉर्मल पैसा नहीं है क्योंकि पाक रुपीज़ और डॉलर में ज़मीन-आसमान का फ़र्क होता है। मिसाल इस तरह दे देता हूँ कि हम जो अंडे खरीद के लाते हैं 12 वो तकरीबन अब मुझे पाकिस्तान की प्राइस नहीं पता इस वक़्त 12 अंडे तकरीबन मैं लेके आता हूँ 2000 से ₹2500 के। तो मैं क कि जो हम परचेज़िंग पावर की बात बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता पाकिस्तान में इस वक़्त बा दर्जन अंडों 12 की क्या अंडे कीमत है। 2000 से ₹2500 पाकिस्तानी रुपए, हाँ, यहाँ तो यहाँ अब ₹210 दर्जन, हाँ, तो आप ये फ़र्क ₹210 देख के रहे हैं, ₹210 दर्जन है। तो इस लिहाज़ से आप सही है। सोचिएगा कि जब आप आएँगे और 1 साल का अपना और अंडा बड़ा बेसिक चीज़ है। मतलब मिसाल के तौर पे डबल हुँ, रोटी की जो कीमत है, नॉर्मल डबल रोटी $3 अगर मैं लगा दूँ तो 6 स ₹1000 के करीब बनती है, 1 डबल लेकिन अली रोटी। भाई इसके साथ-साथ दूसरी चीज़ें भी तो बचती हैं। वहाँ स्कूलिंग फ्री है। यहाँ एक बच्चा अगर किसी अच्छे स्कूल में डालना है 50,000 का एक बच्चा पड़ता है आपको। वहाँ पे हेल्थ केयर फ्री है आपके पास अगर आप सिटीज़न हैं। यहाँ पे अगर किसी का अल्लाह ना करे कोई बड़ी इमरजेंसी हो जाए 2 ढाई लाख रुपए तो ले देकर ही निकलता है वो 1 दिन में। वो तो तो ठीक ये है। ये
मगर हमने अस्पताल और स्कूल में तो ज़िंदगी नहीं गुज़ार देनी ना, घर में खाना भी खाना है ना। आपको गवर्नमेंट भी मज़े देखिए वो उस सूरत में अगर आप इमिग्रेंट होंगे, आपके पास इमिग्रेशन यानी आपके पास पीआर हो या आपके पास सिटीज़नशिप तो कोई नहीं देता, आपके पास पीआर हो या आपके पास लीगल स्टेटस हो। अगर आपके पास लीगल स्टेटस नहीं है, आप विज़िट वीज़ा पे आए हुए हैं, तो आपके पास ये कोई फैसिलिटी नहीं है। लोग करते हैं ना कि यहाँ के आके विज़िट वीज़ा पे फिर कहते हैं कि ठीक है हम रह लेते हैं और देख लेते हैं और तो कोई फैसिलिटी नहीं है वो और बहुत महँगा पड़ता है। बट अगर आप इमिग्रेट करके भी आना चाह रहे हैं तो मेरा कहने का ये मकसद है कि अगर आप इतना कर सकते हैं कि आप 6 महीने, साल के पैसे ले आएँ और उससे भी ज़्यादा अगर आप मैं लोगों को ये कहता हूँ कि जब आप किसी नए मुल्क में आएँ तो कोशिश करें कि उसकी उसकी चीज़ों को एडैप्ट करें और उसको अगर आपने अपना घर बनाना है, तो ईमानदारी से उसको घर बनाएँ। इसमें एक मेरा कहने का कोई ये मकसद नहीं है कि आप अपने रस्म और रिवाज ख़त्म कर दें, आप बाहर निकल जाएँ मतलब बिल्कुल उनकी तरह हो जाए, कोई आपको कोई नहीं है कह रहा। लेकिन आप कोशिश करें कि जिस तरह का ये माशरा है उस तरह से चले, यहाँ पे मेहनत करने को अच्छा समझा जाता है। यहाँ मेहनत करना मतलब पैसे से ज़्यादा कीमती चीज़ है। जो लोग मेहनत कर रहे होते हैं, उनको यहाँ अच्छी नज़र से देखा जाता है। बदकिस्मती से अच्छा अली पाकिस्तान भाई में मेहनत कर हाँ, सही बात है। अगर मैं किसी को बताऊँ कि मेरा बाप टैक्सी चलाता है तो हम लोग मुझे मायूब देखेंगे फ़ील अरे करेंगे हाँ, पाकिस्तान में। हाँ, मायूब फ़ील करेंगे। अच्छा बिल्कुल। एक और चीज़ अली भाई कोई चीज़ मिस करते हैं या किसी पॉइंट पे लगा कि नहीं यार इमोशनली या कल्चरली आपको लगा हो कि नहीं यार मुझे पाकिस्तान का ये एलिमेंट बहुत मिस आप करता लोगों को मिस करता हूँ, अपने दोस्तों को, फैमिली को, ये मिस करते हैं हम। बाकी निज़ाम में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मिस करने के काबिल हो। वहाँ से लोग उससे निकल के यहाँ भागने की कोशिश करें मगर मगर अपने रूट्स को तो नहीं खत्म कर सकते ना। अब देखें लोग कह देते हैं कि यार ये तो बड़ी बेवफ़ाई है। मैंने कहा बेवफ़ाई क्या है? जो बुराई हम वहाँ बोलते थे कि ये गलत है, मैं यहाँ आके वो उसको कैसे कह दूँ कि वो ठीक है? तो हम तो वहाँ भी गलत बोलते थे कि ये निज़ाम में गलती है, तो यहाँ भी आके बोलते हैं। यहाँ पर मुझे ये सुकून है कि मेरी मेरे बच्चे, फैमिली को ये टेंशन नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ अगर कुछ भी हो जाए मुझे कॉल करने से पहले 911 कॉल कर देना, तुम्हें वो सँभाल लेंगे। पाकिस्तान में तो हमारे घर में सिर्फ़ नलका के अब कोई ज़ोर से खटखटा भी दे तो 40 फ़ोन आ जाते थे। पता चलता था वो कबाड़िया ही था बाहर। लेकिन तो ये डिफ़रेंस है। लेकिन जो चीज़ मैं मिस करता हूँ वो आप लोग हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, एक मतलब एक ज़िंदगी गुज़री है वहाँ पे। वो बड़ी इम्पोर्टेंट है और यकीन माने ये आप लोग और जो हमारी आवाम है, असल ताकत तो यही है ना मुल्क की। हम 22-23 करोड़ का मुल्क हैं। आप सोचें अगर ये सारे शऊरी तौर पर एक पुख्ता हो जाएँ, तो ये दुनिया की कितनी बड़ी ताकत बन सकते हैं। हमारे आप देखिए कितनी बड़ी मार्केट है, हम दुनिया का छठा 7वाँ बड़ा मुल्क है। लेकिन बदकिस्मती से ये नहीं हो रहा क्योंकि सिस्टमैटिकली अवाम को इतना रगड़ दिया गया है कि उनको अपनी अच्छाई-बुराई की समझ नहीं आती। लेकिन हाँ, ये मैं मिस ज़रूर करता हूँ, आप लोगों को मिस करता हूँ, अपने फैमिली को, जो हमारे दोस्त हैं, मेरे कोलीग्स हैं, उनको ज़रूर मिस करता हूँ। अच्छा पाकिस्तान में अभी बड़ी वॉर मॉन्गरिंग हो रही है बड़ा हम सेलिब्रेट करने की कोशिश करेंगे इंडिया पाकिस्तान वॉर हो जाएगी वाह मजा आ जाएगा तो आप क्या पागलपन। समझते हैं ये एक खास 15-20 साल में हम लोगों के दिमाग इस तरह के हो गए कि हम इन चीजों पे बिलीव करते हैं जिसका असल में बहुत ज्यादा नुकसान है और अब कुछ बेहतरी आपको लगता है कलेक्टिवली मुमकिन नहीं है देख पाकिस्तान में देखिए, जंग तो कोई हल नहीं है ना। जो पहलगाम में हुआ, कोई भी ज़ी-शऊर इंसान किसी आम इंसान के मरने पे खुश होगा तो वो तो फिर मैं कभी उसको इंसान समझूँगा ही नहीं। लेकिन अब उसकी आड़ में अगर आप मतलब अवामी तौर पे बात कर रहा हूँ, अगर हम जंग करने पे शादियाने बजाने शुरू कर दें, कि बड़ी अच्छी जो जंग तो कभी कोई अच्छाई तो नहीं लेके आएगी, बर्बादी तो हमारी भी होगी और इंडिया की भी होगी और मेरे ख्याल से नहीं हमारे जंग हमारे सोसाइटी के जहन इस तरह पोल्यूटेड हो गए कि हाँ, नहीं वो इस चीज ये को अच्छा आज से समझ तो रहे हैं हम तो शुरू से ऐसे हम तो हर वक़्त और इसमें जंग के लिए इसमें तैयार रहते इसमें हैं। हमारा आपका कितना किरदार है अली भाई हमारा आपका कितना किरदार है एज अ न्यूज़मैन चले मेरा नहीं है बिल्कुल, चले आप चैनल्स हम का समझ लें आप देखिए चैनल्स का कितनी इन्होंने हमसे इन्होंने ज़्यादा तो किया इंडिया है में वॉर इंडिया रूम्स के बना बना चैनल्स के सिचुएशन रूम्स बना बना के ऐसा किया है बिल्कुल दोनों दोनों तरफ में मगर मैं इसमें ज़्यादा इंडिया जितना वो करते हैं, इतना तो हम कर भी नहीं सकते। अगर हम बिल्कुल इंडिपेंडेंट मैं कोई इंडिया पाकि आप इंडिया के चैनल देखें ऐसा लगता है कल नहीं अभी जंग कर लो जाके। मतलब वो तो उनके जो लॉजिस्टिकल जो डिज़ाइन है वो भी शायद बता रहे हैं, पता नहीं खुद ही बना के। हम भी हमारा भी ये किरदार है देखिए इंडिया और पाकिस्तान में
हम एक जैसे लोग हैं, बाहर आके मुझे अंदाज़ा होता है कि हम एक ज़बान बोलने वाले हैं, एक तरह खाना खाते हैं, एक तरह के हमारे हुँ, ताल्लुकात हैं। मतलब आप यहाँ पे चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, हम एक जैसे लोग हैं। अब प्रॉब्लम ये हो जाता है कि हम इंडिया में पाकिस्तान बिकता है और पाकिस्तान में इंडिया बिकता है। जब भी आपको कोई किसी चीज़ से कुछ भी डाइवर्ट करना हो, आप वाह! इंडिया-पाकिस्तान में या तो क्रिकेट मैच करा दो या तो जंग का मैच करा दो। हर चीज़ डाइवर्ट हो जंग जाती है। हाँ, दोनों ये मतलब सही आप बात हमेशा देखें, ये करा दो तो वो इंडिया वाले उधर नारे लगा, जज़्बाती कौम है ना हम लोग, जज़्बाती हैं, है। सोचते कम है, फैसले पहले कर लेते हैं जो बाद में फिर उसका पछतावा भी उठाते हैं। तो अच्छा अली भाई एक इसमें तो इम्प्रेशन है अली भाई हुँ, के जी, जी। एक इम्प्रेशन नहीं, है नहीं कि बोलिए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों में बड़ी स्ट्रेंथ है पीटीआई की। आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, आप कम्युनिटी में उठते-बैठते होंगे। आपको क्या फ़ील आ रहा है? अच्छा, बिल्कुल यहाँ पर बहुत ज़्यादा पीटीआई का लोग ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कनाडा हो गया, यूके हो गया, यूएस, इसमें पीटीआई को बहुत ज़्यादा प्रेज़ किया जाता है और उसकी वजूहात हैं क्योंकि वो देखते हैं यहाँ का निज़ाम है और फिर वो समझते हैं कि हुँ, पाकिस्तान में भी जो है ना ऐसा ही निज़ाम है, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट एक, क्योंकि हम थोड़ा बहुत इसके स्टूडेंट रहे हैं वहाँ पे, तो हमें पता है कि ये बिल्कुल वो शराब है, जो पाकिस्तान में आप जिसको देखते हैं वो शराब है, कि मतलब यहाँ से ऐसा लगता है। हमारे लोगों की जो अगर अच्छा चले हैं भी सही पीटीआई में, तो वो क्या तब्दीली यहाँ से बैठ के पाकिस्तान में क्या तब्दीली लाएँगे? देखें, मैं हमारी कम्युनिटी, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। अगर कम्युनिटी ने वहाँ पर कुछ चेंज लाना है ना, अगर पाकिस्तान की हुँ, बेहतरी के लिए कुछ करना है, तो इधर की कम्युनिटी को अपनाएँ, इधर की पॉलिटिक्स में जाएँ। हुँ, इधर की पॉलिटिक्स में अमेरिका की इंडियंस कैसे अभी आपकी वहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी जो उनकी जो एडवाइज़र है, वो हुँ, इंडियन नژाद है। कामिला हैरिस जो वाइस प्रेज़िडेंट थी पिछली, उनकी वालिदा इंडियन थी। हम गूगल का हेड इंडियन है, आपके सामने है। अच्छा, उन्होंने अंदर उस सिस्टम में घुस के वो इंडिया एक बड़ा मुल्क है, नो डाउट। लेकिन उस सिस्टम में घुस के वो अपने मुल्क के मफ़ाद के लिए काम कर सकते हैं। इस मुल्क का मफ़ाद ऊपर रख के, ये नहीं कर सकते कि आप पहले जी अमेरिका को नीचे गिरा दें और हम इंडिया को ऊपर, ऐसा नहीं होता। लेकिन मुल्कों में हमेशा मफ़ाद पे बात चलती है। तो अगर ये पीटीआई की को छोड़ के सिर्फ़ पाकिस्तान का सोचें, क्योंकि पीटीआई के लिए अगर सोचते हैं तो पाकिस्तान के लिए सोचते होंगे ना। पीटीआई के इनका हुँ, मकसद है कि या मुस्लिम लीग वाले या पीपल्स पार्टी, यहाँ पे उनकी भी स्ट्रेंथ है, हुँ, उनकी भी स्ट्रेंथ है। आप उनके लिए सोचते हैं अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, तो मकसद तो आपका पाकिस्तान होना चाहिए ना, ना कि पीटीआई या पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नवाज़। तो हुँ, अगर आप पाकिस्तान के लिए हुँ, सोचते हैं तो यहाँ पे पीटीआई का झंडा छोड़ने के बजाय कंज़र्वेटिव या लिबरल पार्टी का झंडा उठाएँ। अपने बच्चों को इधर की सियासत में लेके आएँ, बाहर निकलें, लोगों से मिलें, इस सोसाइटी को अडैप्ट करें, तब आप पाकिस्तान का फ़ायदा करेंगे, तब आप अपनी मर्ज़ी की पार्टी का भी वहाँ फ़ायदा कर सकते हैं। मतलब लीगली, सही है, इल्लीगली नहीं, सही बात लीगली। है। तो हुँ, आप यहाँ पे झंडे उठा अच्छा के तकरीरें करते रहें या कुछ भी हुँ, करते रहें, हुँ, उससे हुँ। पाकिस्तान में क्या फ़र्क पड़ेगा? और यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरा मेरा ये नुक्ता नज़र है, बाकी लोगों की अपनी राय हो सकती है। अच्छा अली भाई इंडियन रिसेंटली जो आप देखते होंगे इंडियन खासतौर पे यूथ जो आती है वहाँ पे सेटल होने के लिए आपको पता है सब लोग यही राहें लेते हैं स्टूडेंट वीजा और ये वो और पाकिस्तानी यूथ जो आती है उसके इंटेलेक्ट में कम्युनिकेशन स्किल्स में फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में कोई फर्क है इंडियंस आगे हैं ये परसेप्शन है ये सही है अब डिपेंड करता है, देखिए अगर जो यूनिवर्सिटी लेवल पे बड़े बच्चे आ रहे हैं, उनमें तो कोई इतना फ़र्क नहीं है। इंडियन बेहतर होते हैं पढ़ाई में हमसे यूनिवर्सिटी। लेकिन अगर जो यहाँ पर जो अभी गुज़श्ता मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, जो बच्चे आए हैं, ख़ास तौर पे इंडिया से बहुत आए हैं और ये शोर भी रहा कि इंडियन स्टूडेंट्स की यहाँ पे भरमार थी। उनका और हम में कोई इतना फ़र्क, मतलब वो एक चीज़ है, वो मेहनती ज़रूर थे, मेहनती ज़रूर हैं। वो रात को, दिन को, छोटी-छोटी लड़कियाँ होंगी 18-19 साल की, अभी हमारे यहाँ आइसक्रीम शॉप है, रात 10 बजे तक काम करेंगी, सुबह 10 बजे से, मेहनती नो डाउट बहुत है। लेकिन उनके और हम में कोई ऐसा फ़र्क मुझे नज़र नहीं आया कि वो कोई बहुत ही आसमान से उतरे हुए हैं और हम नहीं वो काम कर सकते। फ़र्क ये है कि वो हर काम करने को तैयार हैं। हमारे लोगों का प्रॉब्लम ये है कि वो ये काम क हर काम करने को तैयार नहीं है। अगर हम किसी को कह दें ना कि कसाई की दुकान पे खड़े हो जाओ, नहीं, नहीं भाई मैं नहीं खड़ा हो सकता। कोई और जॉब बता दे, कोई दफ़्तर की। उनको कह दो ना रात को 2 बजे तुमने वहाँ से एक बंदे को उठा के सिर्फ़ उसके पाँव यहाँ पे जो हम कहते हैं कि जो उम्र रसीदा लोग होते हैं,
उनके लिए हमारा सोशल वर्कर का एक तरह से होता है। अगर वो भी करना है तो वो कहेगा मैं कर लूँगा। और सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंडियन बच्चे-बच्चियाँ हैं, जो पिछले 10 5-6 सालों में आए हैं। तो ये फ़र्क ज़रूर है कि वो काम हर किस्म का करने को तैयार हैं। और फिर उससे उनको ये फ़ायदा होता है कि मतलब फिर वो सोसाइटी में एडैप्ट कर जाते हैं। हाँ, मगर सारे नहीं कर सके, वो तो हम इस गवर्नमेंट की जो गुज़िश्ता गव जो अभी जो लिबरल गवर्नमेंट है अभी तक, जो क परसों इलेक्शन है, तो पता नहीं फिर क्या होगा। उनकी गलती थी कि उन्होंने बहुत ज़्यादा तादाद में, मतलब जितनी ज़रूरत नहीं थी उससे दुगने-तिगने इंडिया से, ख़ास तौर से इंडिया से स्टूडेंट बुला लिए थे, तो इसी वजह से अभी जो है जॉब्स नहीं हैं और जॉब्स की प्रॉब्लम चल रही है। लेकिन मैंने ये ज़रूर देखा है कि वो हर काम करने को तैयार हैं, किसी भी वक़्त मेहनत करते हैं वो बच्चे। अच्छा, मैंने ये देखा है जो वहाँ पे माँ-बाप हैं, वो बच्चों की तरबियत से थोड़ा-सा परेशान होते हैं। ख़ास तौर पे जो पाकिस्तानी ओरिजिन या इंडियन ओरिजिन है, कि वो बच्चे गोरा कल्चर में ढल जाएँगे। तो आपको कैसी कोई परेशानी लाहक है? क्योंकि वहाँ पे आप डंडा भी नहीं उठा सकते, डाँट भी नहीं सकते बच्चे को, और एनवायरनमेंट बाहर खुला है, चाहे बा हर तरह के मामले में। तो ऐसी सूरत में आपको परेशानी होती है कि नहीं यार, मैं कहीं यूएई शिफ्ट हो जाऊँगा या किसी और मुल्क चला जाऊँगा, मेरा बच्चा ना बिगड़ जाए? मुझे पर्सनली कोई परेशानी, देखिए ये फैमिली टू फैमिली डिपेंड, डिफरेंस है इसमें। नंबर 1, मैं कोई साइकोलॉजी का कोई इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक जब पेरेंट हम बनते हैं, तो आप अपने बच्चों को दोस्तों की तरह रखें पहले, ठीक है? अगर आप उसको दोस्तों की तरह रखेंगे, वो आपको हर बात बताएँगे। अच्छा-बुरे की तमीज़, आप मुझे यहाँ बता रहे हैं, यहाँ तो चले, यहाँ इतना नहीं हो सकता, पाकिस्तान में क्या गलत नहीं कर रहे बच्चे? कर रहे हैं ना, सब आप कुछ कर लोग रहे हैं, कर रहे, ज़्यादा बिल्कुल कर कर रहे रहे हैं हैं। एक्चुअली। यहाँ पर जो इन बिल्कुल। मुख्तलिफ जो खदशात लायक है, उसका मुझे मेरा सिर्फ़ ये सजेशन है कि आप बच्चों के साथ ना, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, उसको दोस्त की तरह रखें। देखिए, हम जितना भी रोक दें, हमने उम्र हमारी बढ़ जानी है। अगर हम किसी चीज़ से उसको रोकेंगे और ज़बरदस्ती रोकेंगे, वो बंदा क मैं मुझे भी आप रोकोगे, आपको भी रोकेंगे ना, हम कहेंगे इसके पीछे क्या है, जाके देखें तो सही। अगर आप उसको खोल के दिखा देंगे कि भाई ये मसला है, अगर आपको लगता है ये ठीक है, तो मुझे मतलब मुझे कन्विंस कर दो। अगर मैं आपको कन्विंस कर सका, तो वो उसके लिए तो आपको अपने बच्चे के साथ दोस्त की तरह रहना पड़ेगा। बाकी कोई किसी अच्छा, को एक और खराब नहीं कर जी, जी, सकता मैं एक यार। और एक आखिरी सवाल। अली बिल्कुल, भाई, सॉरी मैंने आपसे 5-10 मिनट, 15 मिनट कह के आपका पूरा कोई बात टाइम नहीं है, मेरे पास वैसे अभी ले लिया। टाइम मैं है माज़रत 8-9 चाहता हूँ। मिनट तो। आखिरी सवाल, अली भाई, एक चीज़ और होती है, हम अपने बुढ़ापे का ज़रूर सोचते हैं, हम सबकी एज बढ़नी है, कोई रोक नहीं सकता। तो जो क्या कहेंगे, एल्डरली केयर होती है पाकिस्तान में, कि बच्चे भी साथ हैं, फिर वो लोग खानदान वाले भी आ रहे हैं, मोहल्ले वाले भी पूछ लेते हैं, अंकल अगर आप इसी कोई बूढ़ा हो जा रहा हो, अंकल मैं सामान छोड़ दूँ। ये जो बिला वजह नाक घुसाने की आदत है, कभी-कभी बहुत खूबसूरत लगती है, खास तौर पे जब आप चलिए, वेस्ट के किसी ऐसे माशरे में चले जाते हैं जहाँ किसी को किसी की फिक्र नहीं है, मोहल्ले वालों को भी किसी का पता नहीं होता, बच्चे भी एक वक्त आता है कि अपनी अपनी जिंदगियों में निकल जाते हैं। और मैंने ये सुना है कि कल्चर ओल्ड एज होम का इसी वजह से वेस्ट में ज्यादा है। तो आपको लगता है कि नहीं यार, मैं कम से कम बुढ़ापा कनाडा या वेस्ट में कहीं और नहीं गुजारूंगा, मैं उसके लिए तो अपने मुल्क ही जाऊंगा, ऐसा कोई ख्याल आता है? नहीं, मैं इसको थोड़ा-सा आपको इस पे थोड़ा एजुकेट होने की हमें ज़रूरत है। जी, मैं जी। मैं उस बिल्कुल नहीं कह रहा कि पाकिस्तान में जो वो उसकी अपनी खूबसूरती है कि दादा है, दादी है, फैमिली है, आस-पास के मोहल्लेदार हैं, वो उसको हट के हम इस सिर्फ़ वेस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर पहली हम्म, बात ये है कि यहाँ की जो लोकल लोग होते हैं, उनकी उनकी ना एक मु मुख्तलिफ सोच है। वो सोच ये है हम्म, कि जब बच्चा जैसे ही हाई स्कूल से होता है ना, तो वालिदैन बच्चे को कहते हैं कि आप घर से अब जा सकते हो, नंबर 1। हम्म, और अब अपना काम, इसका मतलब ये नहीं कि उससे ताल्लुक खत्म हो गया, उसकी मदद करते हैं, लेकिन उसे कहते हैं तुम बाहर जाओ और काम करो और मेहनत करो, यूनिवर्सिटी में जाना है यूनिवर्सिटी में जाओ, जिसका हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन खुद खड़े हो। फिर वो बच्चे अपना घर बनाते हैं और चीज़ें करते हैं। वालिदैन जो होते हैं, वो अपनी उम्र में आके अपने घर बना लेते हैं। मैं एक आइडियल सिचुएशन बता रहा हूँ। इसमें ज़ाहिर-सी बात है, बहुत से ऐसे भी होते हैं जो गरीब-गुरबा होते हैं, उनके हम्म, हम एक आइडियल सिचुएशन में चलते हैं ना, जैसे अब समझे कि हमारे पाकिस्तान, अब वो जब बड़े हो जाते हैं, तो वो अपना जब सारी ज़िंदगी 65 साल, या यहाँ पर लोगों की एवरेज एज 81-82 है, कनाडा की 81 से ज़्यादा है। तो जब वो 60-65 क्रॉस कर जाते हैं, तो वो अपने घर-वर बेच के
या तो किसी रेंटल बिल्डिंग में चले जाते हैं क्योंकि उन्होंने जो सारी ज़िंदगी कमाया होता है, वो घर बना लेते हैं या जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, हुँ, या फिर वो सीनियर होम में चले जाते हैं, जहाँ पे जिसको एल्डरली लिविंग कहते हैं। अच्छा, सीनियर होम का जो कॉन्सेप्ट आप लोगों को पाकिस्तान में लगता है, वो ऐसा है नहीं यहाँ पे। वो तो बहुत हुँ, आइडियल है एक्चुअली। उसमें होता क्या है कि आप जब खुद नहीं चल सकते, तो आप हुँ, किसी और पे बोझ बनने के बजाय कि बेटा मुझे उठा के, ज़ाहिर-सी बात है मेरी एक वक़्त आएगा कि मैं नहीं चल पाऊँगा। तो मैं एक किराए पे चला जाऊँगा और एक पैसे दे के वहाँ पे मेरी केयर भी वो करेंगे। मेरी मतलब मैं जब मौत के करीब हूँगा तो यहाँ तक भी होता है कि वो आपकी दवाइयाँ, डॉक्टर आपका ऑन कॉल खड़ा हुआ है। आप वो डिपेंड करता है आप कितना पैसा देंगे, जितना आपके पास पैसा है उस तरह की आपको फैसिलिटी मिलेगी। लेकिन उसमें ये नहीं है, मैंने खुद देखा है बहुत से माँ-बाप खुद कह सीनियर होम में चले गए, कहते बच्चों ने कहा रुक जाओ, कि नहीं, 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 नहीं हम चले, और ये चले जाते हैं यहाँ पे। हुँ, तो हुँ, वो हुँ, ये कह देना कि वो लावारिस पड़े होंगे, ऐसा नहीं है, वो तो हमसे वीआईपी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं। रात को उनका डिनर लग रहा है, सुबह उनके गेम्स चल रहे हैं। मतलब अगर कभी मुझे मौका मिला मैं वीडियो बना के आपको सीनियर होम के अंदर जो जो हमारे यहाँ के जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, जो वो लाइफ़ गुज़ार रहे हैं, हम यहाँ पे मज़दूरी कर रहे हैं इसी तरह उनके सामने, वो तो अय्याशी की ज़िंदगी गुज़ारते हैं। लेकिन हुँ, हाँ, जो हमारी सोसाइटी का मज़ा है, वो एक अलग है। लेकिन यहाँ पे वहाँ पे ये देखें ना, यहाँ पे 65 साल के बाद सरकार की ज़िम्मेदारी बन जाते हैं। आपकी मेरी से ज़्यादा सरकार, अब मेरी वालिदा अगर यहाँ पे होती या आपके वालिद-वालिदा यहाँ पे होते, तो आपसे ज़्यादा सरकार उनको जो हमने कमाया है, आप ये बात देखें ना, जो मैंने पाकिस्तान में 15 20 साल के करीब जो भी कमाया होगा, उसका मुझे रिटर्न क्या मिलेगा 65 के बाद? कुछ भी नहीं, ज़ीरो। आपको क्या मिलेगा? ज़ीरो। अब यहाँ पर जो भी मैं कमा रहा हूँ या जो उन्होंने कमाया है आज तक, जब वो 65 क्रॉस करेंगे तो गवर्नमेंट उसकी एक पूरे मुल्क की पेंशन है, पूरे मुल्क की, सरकारी मुलाज़िम की नहीं, पूरे मुल्क की पेंशन है। एक-एक बंदे की पेंशन है। तो हुकूमत तो खुद आपको सँभाल लेंगे, वेलफेयर स्टेट का ये कॉन्सेप्ट है जो कि कागज़ों में पाकिस्तान भी वेलफेयर स्टेट है। तो हाँ, वो आपकी बात ठीक है कि वो हम मिस ज़रूर करते हैं, लेकिन आप इस तरह भी तो सोचें ना, हम हकीकत से सोचें कि कितने हमारे जो एल्डरली होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, अ, कभी-कभी वो बेचारे अपने आप को उनकी वजह से पूरी फैमिलियाँ हिली हुई होती हैं क्योंकि वो एक वक़्त बिस्तरे-मर्ग पे होते हैं और 10 लोग काम छोड़ के उसके साथ, तो कितना नुकसान होता है। यहाँ पर ये फैसिलिटी ज़रूर है कि अगर आप, ज़ाहिर-सी बात है मौत तो भरक है ना, जब आप उस वक़्त पे आ गए, आप एक जगह पे हैं, कमरे में हैं जहाँ पर आपकी केयर हो रही है और आपसे लोग मिलने भी आ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अली भाई बहुत-बहुत शुक्रिया। अब आपने बहुत सी चीज़ों में एज़ एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी और न्यूज़ मीडिया पर्सन आपने बहुत सी चीज़ों में क्लैरिटी दी और बहुत से हक़ाइक़ भी हमसे शेयर किए। आपके वक़्त देने का, आपके इन चीज़ों से धूल और पर्दा उठाने का बहुत-बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों पे और किसी टॉपिक पर आपसे रहनुमाई हासिल करेंगे। बिल्कुल अशर, बहुत शुक्रिया, बल्कि बड़ा मज़ा आया, बड़े अरसे बाद बात हुई और हम राब्ते में रहेंगे इंशाअल्लाह।